नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। मैं प्रज्ञा पांडे। दोस्तों, जैसा कि सबको पता है कि 19 मई 2021 को यूपी बीएड एंट्रेंस का एग्जाम होने वाला है। तो हमारे पास कितने दिन बच रहे हैं? लगभग 54 डेज। ठीक है, तो 54 डेज में हम लोगों को तैयारी करनी है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। तो अगर अब तक आप लोगों ने कोई भी तैयारी नहीं की है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ 54 डेज बाकी है। तो आप लोग तैयार हो जाइए। और हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देते रहेंगे हम लोग, और उसको आप लोग देखिए, पढ़िए, और गारंटी है कि अगर आप लोग इतना भी पढ़ लेते हैं तब भी आप लोगों का यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए आप लोग जो है तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। लगभग आप मान कर चलिए लगभग डेढ़ 2 महीने आप लोगों को अच्छे से आप लोगों के पास टाइम है। तो उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। जिन लोगों ने यूपी बीएड का फॉर्म डाला हुआ है तो वो लोग अब स्टार्ट कर दिए अपनी पढ़ाई। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को पता ही है कि हमारे चैनल के माध्यम से हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोगों को वीडियोस दी जा रही है। तो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम से भी रिलेटेड अब आप लोगों को वीडियो दी जाएगी। अगर आप लोग सिर्फ इतना ही पढ़ लेते हैं तब भी आप लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं अपना प्रश्न, जो कि हमारे संविधान या फिर पॉलिटी से रिलेटेड है। तो देखिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 1813 और 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, इसी के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, 1833। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम देना है आप लोगों को और फॉर्म डालें तो इन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखिए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। दूसरा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है? बताइए, किस अधिनियम में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? आपको ये बताना है। बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। चलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है आपकी स्क्रीन पर। 1946 के कैबिनेट मिशन में प्रमुख 3 सदस्य कौन कौन थे? जो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था उसमें प्रमुख 3 सदस्य कौन कौन थे, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने, बताइए इसका कौन सा जवाब सही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस स्टेफोर्ड क्रिप्स एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब है। देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, हमको सम्मिलित करना है। ठीक है, क्या करना है? सम्मिलित करना है। तो चलिए देखते हैं, सूची फर्स्ट सेकंड दिया गया है। ठीक है, तो नियंत्रक परिषद की स्थापना, बताइए नियंत्रक परिषद की स्थापना कब हुई थी? मतलब किस अधिनियम के तहत हुई थी? इधर अधिनियम दिया गया, तो किस अधिनियम के तहत? पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत हुई थी। ठीक है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की शक्ति चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1813। तो ठीक है, जो नियंत्रक परिषद की स्थापना हुई थी पिस्ट इंडिया अधिनियम 1784 के तहत, और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की शक्ति दी गई थी चार्टर अधिनियम 1833, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्य की नियुक्ति की गई थी चार्टर अधिनियम 1813। ठीक है, तो क्या कौन सा इसका जवाब सही है? ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट का सेकेंड है, बी का फर्स्ट है, ए का सेकेंड है, बी का फर्स्ट है, सी का फोर्थ है और डी का थर्ड है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब है। ठीक है, देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर।
निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का शुभ आरंभ किया गया था? किस काल में भारत में जो ब्रिटिश काल था उसमें से किस वर्ष में जो है बजट की व्यवस्था की गई थी, ये आपको देना है, या बजट की शुरुआत की गई थी, ये आपको बताना है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर है 1860 में, 1860 में, ठीक है। 1860 में तब किसका शासन था हमारे देश में? ब्रिटिश सरकार का, ठीक है। ब्रिटिश का तब शासन था 1860 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इसको भी सम्मिलित करना है। एक तरफ समिति दिया गया है और एक तरफ अध्यक्ष दिया गया है, ठीक है। तो कौन से अध्यक्ष किस समिति से रिलेटेड थे ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और इसका एक बार देखिए और बताइए इसका कौन सा जवाब सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड है और संघ संविधान समिति जो है जवाहरलाल नेहरू से है और प्रारूप समिति आपका जो है प्रारूप समिति आपका डॉक्टर अंबेडकर से है और प्रांतीय संविधान समिति आपका सरदार पटेल से, ठीक है। तो देखिए संचालन समिति आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से है, तो ए का सेकंड किस में दिख रहा है? इसमें भी है। और संघ संविधान समिति आपका जवाहरलाल नेहरू से है, ठीक है। और प्रारूप समिति आपका डॉक्टर अंबेडकर से और प्रांतीय समिति आपका सरदार पटेल से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट है और सी का थर्ड है और डी का फोर्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका सही जवाब है, ठीक है। देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आज का क्या है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर चलिए अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, ये आपको बताना है। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी 61वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका सही जवाब है। वोट देने की जो उम्र थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आज का। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? बताइए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, ये आपको बताना। ऑप्शन आपके सामने, बताइए कब हुई थी। चलिए कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है। आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है, बताइए किस देश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए कनाडा। किससे? कनाडा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। बताइए भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया? ऑप्शन आपके सामने, बताइए इसका कौन सा जवाब सही होगा। कहां से लिया गया? यूएसए से। कहां से? यूएसए के संविधान से लिया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आज का। भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? जो भारत के संविधान में राजनीति के निदेशक के जो सिद्धांत है वो किसके संविधान से ली गई है, ये आपको बताना है। जो उसका कॉन्सेप्ट है कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कहाँ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अगर ऑप्शन नंबर डी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही, आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है? बताइए किस भाग में राजनीति के निदेशक सिद्धांतों का जिक्र किया गया है या राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत उसमें उल्लिखित है, ये आपको बताना। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए किस भाग में है। किस भाग में? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए।
भाग फोर्थ में, किसमें है? भाग फोर्थ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या इसका सही जवाब है? भाग फोर्थ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? बताइए कौन सा अनुच्छेद है जो भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है, ये आपको बताना। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कौन सा। चलिए ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 39 आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 जो भारत के कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आज का। इनमें से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी है? किसने प्रस्तावना को बोला है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है? आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए किसने बोला है। किसने बोला है? N.A. पालकीवाला ने। किसने बोला है? N.A. पालकीवाला ने। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब है, ठीक है। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बोला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश से के संविधान से लिए गए हैं? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कहां से लिए गए? कौन सा ऑप्शन इसका सही जवाब होगा? कहां से लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब है? फ्रांस से लिए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बताइए 1975 में इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। संप्रभु। कौन सा शब्द? संप्रभु शब्द जो है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था संशोधन करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? बताइए भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ठीक है। 3 प्रकार के। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है। 3 प्रकार के। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? इन जो भी विवाद हुए इनमें से किस विवादों में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया, ये आपको बताना। ऑप्शन आपके सामने, बताइए कौन सा विवाद था? कौन सा विवाद था? केशवानंद भारती विवाद। ऑप्शन नंबर डी क्या इसका सही जवाब है? केशवानंद भारती विवाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह राज्यों को संघ में मिलाने, क्षेत्र में वृद्धि या कमी कर सकती है? बताइए किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्यों को संघ में मिलाने, क्षेत्र में वृद्धि या कमी कर सकती है? ऑप्शन आपके सामने, बताइए कौन सा आर्टिकल है? कौन सा? आर्टिकल नंबर 3 अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में ये शक्ति संसद को प्रदान की गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21। सिक्किम भारत का एक संबद्ध राज्य बनाया गया था, बताइए सिक्किम भारत का एक संबद्ध राज्य किस संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था, यह आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर सी 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को एक संबद्ध राज्य बनाया गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान के भाग 2 में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के भाग 2 में किन अनुच्छेदों के में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, ये आपको बताना है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसमें है नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11, आर्टिकल 5 to 11, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है सही जवाब है, देख लीजिए। चलिए
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, इसमें भी क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 23 है और इसमें भी आपको क्या करना है, सम्मिलित करना है। तो चलिए देखते हैं। संविधान का अधिकार दिया गया है और इधर दिया गया है अनुच्छेद आपको, ठीक है। चलिए, समानता का अधिकार कहाँ किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 14 से 18 तक, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, ठीक है। संस्कृत व शिक्षा का अधिकार 29 से 30 और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, ठीक है। तो जो समानता का अधिकार है उससे रिलेटेड प्रावधान किस अनुच्छेद में है, 14 से 18 तक में है। और जो स्वतंत्रता का अधिकार उससे रिलेटेड 19 से 22 तक में है। और संस्कृत और शिक्षा का अधिकार उससे संबंधित जो प्रावधान है किसमें दिया गया है, 29 से 30 में दिया गया है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ए का सेकेंड है, बी का थर्ड है और सी का फर्स्ट है, डी का फोर्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका सही जवाब है, ठीक है। देख लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है, ये आपको बताना है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 या भाग 3 को जो है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 25, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार बनाया गया है, बताइए। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार बनाया गया। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका कौन सा जवाब सही होगा। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था और इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया था, ठीक है। इसके पहले ये क्या था, इसके पहले ये मूल अधिकार था, ठीक है। चलिए, संविधान 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको विधिक अधिकार में बदल दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 26 है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किन अनुच्छेदों में अंतर्निहित है, बताइए कौन सा अनुच्छेद है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही जवाब है। 13, 32, 226, 13, 32, 202, 226, ठीक है। अनुच्छेद 13, 32 और 226 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 27 है आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, बताइए। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। चलिए, कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा संस्था की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31 में है, नहीं अनुच्छेद 30 में है। इसका सही जवाब क्या होगा, अनुच्छेद 30 में ये है। तो ये क्या है, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो यही सही सम्मिलित नहीं है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में दिया गया है, जबकि यहाँ पर अनुच्छेद 31 है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है, बताइए। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है। ऑप्शन आपके सामने, बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। न्यायपालिका को, किसको, न्यायपालिका को। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का क्या जवाब होगा सही। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध माना गया है, बताइए। आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध किस धारा के अनुसार माना गया है, आपको यह बताना है और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। किस धारा के, धारा 309, धारा 309 के तहत आत्महत्या को एक दंडनीय अपराध माना गया है, आत्महत्या के प्रयास को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30।
भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? आपको बताना है कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? ये आपको बताना है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, अनुच्छेद 32 को, आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? बताइए, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या इसका सही जवाब है? अनुच्छेद 19 मतलब अनुच्छेद 19 का, अनुच्छेद 19 का में जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है। दोस्तों, अगर आप लोग पॉलिटी से रिलेटेड पीडीएफ चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है, जिसकी प्राइस मात्र 35 रुपये है। 35 रुपये में आप जो है पूरा नोट्स पा जाएंगे पॉलिटी की तैयारी करने के लिए, जिसमें कि 1500 जो है प्रश्नों का श्रृंखला है 3500 रुपये। तो आप लोग अगर पॉलिटी की नोट्स चाहते हैं तो आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाइए और वहाँ पर जाकर इसे परचेज कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग उसको परचेज करते हैं तो फिर पॉलिटी में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो। बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। बताइए, मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए दोस्तों किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा मौलिक जो अधिकार है वो क्या किए जा सकते हैं? निलंबित किए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है आपकी स्क्रीन पर। बताइए तो क्या करना है, इसको भी सम्मिलित ही करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। एक तरफ सूची फर्स्ट सेकंड दिया गया है और अनुच्छेद दिया है और पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत कौन सा संगठन, संहिता या अधिकार है। ठीक है, आपको ये बताना है और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन हुआ। ठीक है, अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार है और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता है और अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। ठीक है, तो ए का फर्स्ट है, बी का सेकंड है, सी का थर्ड है, डी का फोर्थ है। आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब है। ठीक है, देख लीजिए एक बार इसको, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आज का। क्वेश्चन नंबर 35, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किस अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? बताइए किस अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 51 क के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन में, किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया? बताइए 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। चलिए, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब? 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए कमेंट करके किस इसका सही जवाब क्या होगा। किस समिति के अनुशंसा के आधार पर अधिकारों के साथ संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? आपको बताना है, बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, बताइए। चलिए, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है सरदार सरोवर सिंह समिति, सरदार सरोवर सिंह समिति। ठीक है, सरदार सरोवर सिंह समिति। ठीक है, इन्हीं के अनुशंसा पर अधिकारों के साथ संविधान में मूल कर्तव्य भी जोड़े गए हैं। किसके अनुशंसा पर? सरदार सरोवर सिंह समिति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या बोलता है और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताते रहिए।
भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। बताइए किस अनुच्छेद में जो है नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत ही वो अनुच्छेद प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है, आपको ये बताना है। ऑप्शन कौन सा इसका सही होगा बताइए। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 51 क, ठीक है। अनुच्छेद 51 के तहत जो है कर्तव्य भी जोड़े गए हैं और इसी में प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार भी शामिल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य है? बताइए भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने? 11। ऑप्शन नंबर बी क्या इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 40, किस धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई? बताइए कौन सा है? किस धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान के अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई? किस अनुच्छेद के द्वारा? बताइए। ऑप्शन आपके सामने और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हाँ जी, अगर आप ऑप्शन नंबर सी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 27 द्वारा। अनुच्छेद 27 द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि, बताइए राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब है। इसका ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर आपका 41 है और इसका सही जवाब है वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तब मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है और वह प्रक्रिया किस अनुच्छेद में, ये आपको बताना है। तो बताइए अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो महाभियोग राष्ट्रपति पर चलाकर हटाया जा सकता है। और महाभियोग कब चलता है राष्ट्रपति पर? जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है, ठीक है। तो और इससे रिलेटेड प्रावधान अनुच्छेद 61 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। बताइए कितने दिनों के अंदर अंदर जो है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कितने माह के अंदर या कितने दिन के अंदर? तो 6 माह में। 6 माह के अंदर अंदर जो राष्ट्रपति का पद भर लिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए उपयोगी जानकारी है कि अगर आप लोग घर बैठे यूपी स्टेट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी फीस बहुत ही कम है। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक दे दी जाएगी, वहाँ पर जाकर आप लोग अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और जो भी क्वेरी हो या जो भी जानकारी लेनी हो आप वहाँ से ले लीजिए। हम यहाँ पर आपको बताते हैं बेस कोर्स के बारे में। चलिए बताते हैं आपको, यहाँ बहुत ही कम फीस है, आप लोग ये कोर्स देख लीजिए, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएसआई फाउंडेशन बैच ये सब चल रहा है और यहाँ पर जो फीस है बहुत ही कम रखी गई है। तो चलिए हम फीस की बात करते हैं और आपको बताते हैं इसकी फीस क्या है। दोस्तों अगर आप रेफरल कोड सक्सेस मंत्रा का यूज करते हैं तो आपको 10% फीस में डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं फीस क्या है। जैसे कि आप देख लीजिए कि 1 मंथ का 1400 है। अगर आप सक्सेस मंत्रा रेफरल कोड का यूज करेंगे तब आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। 10% डिस्काउंट मिलेगा तो फीस में 10% का डिस्काउंट होने पर आपको फीस जो होती है 1260 हो जाती है और करंट फीस थी 1400। ऐसे ही आप 3 मंथ्स का देख सकते हैं और आप 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स का देख सकते हैं।
सकते हैं। ठीक है, 24 मंथ्स का आपका जो है 8,400 है, डिस्काउंट होने पर 7,560 आएगी। और अगर आप 1 साल का लेते हैं, 12 महीने का लेते हैं, तो आपका 7,000 हो जाएगा, डिस्काउंट करने पर 6300 आएगा, जो कि बहुत ही कम फीस है। और यूपी स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी वैकेंसी उन सबकी प्रिपरेशन हो जाएगी यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर जो है दीपक सर की क्लासेस देखना चाहते हैं, फ्री क्लास है उनकी, तो आप जो वहाँ अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर इनवाइट कोड सक्सेस मंत्रा का यूज करेंगे और दीपक सर की फ्री क्लासेस देख पाएंगे, जो कि रोज़ रात 8 बजे और शाम 4 बजे होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और चलते हैं, और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 44, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है, बताइए। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है, किसके द्वारा की जाती है आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न स्क्रीन पर बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, बताइए कैसी प्रक्रिया है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। ऑप्शन आपके सामने, और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कैसी प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इसका सही जवाब है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न आज का अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण, मतलब भारत के निर्वाचन में तो भाग लेगा लेकिन महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं, उसमें भाग नहीं लेता। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका कौन सा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी। अगर ऑप्शन नंबर डी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है, राज्यों की विधानसभाएं, राज्यों की विधानसभाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोलता है, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है, बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करती है, आपको यह बताना है। और आपका क्वेश्चन है 48, और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 132, आर्टिकल 132। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है, बताइए। भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है। ऑप्शन आपके सामने, और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर सी सोच रहे हैं बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति हैं। कौन है, राष्ट्रपति हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है, बताइए। वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति आपात की स्थिति घोषित कर सकता है। ऑप्शन आपके सामने, और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, अगर ऑप्शन नंबर ए सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थे जो कि आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अब तक तैयारी नहीं किए हैं तो अब तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब से भी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को हर सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, जीएस और पॉलिटी, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो दी जाएगी। आप लोग इस वीडियो को देखिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोग 44 डेज भी अगर अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं और हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, तो आप लोग गारंटी है कि यूपी बीएड
इंट्रेंस क्वालिफाई कर जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।